प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पूरक पठन पुस्तिका संचयन से पाठ 2 सपनों के से दिन पढ़ेंगे। इसके लेखक गुरुदयाल सिंह जी हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन के दिन और स्कूल के दिनों की यादें हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में बसी रहती हैं और अक्सर ही हम उन्हें याद करके खुश हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक गुरुदयाल सिंह जी ने अपने बचपन की यादों का जिक्र किया है। आइए सबसे पहले लेखक गुरुदयाल सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं। लेखक गुरुदयाल सिंह पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरुदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। दस्तकार कहते हैं कारीगर, जो हाथ से कारीगरी का काम करता है। तो पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण से कारीगर परिवार में गुरुदयाल सिंह का जन्म हुआ और बचपन में कीलों हथौड़ों से काम करते हुए उन्होंने कलम पकड़ी, धीरे धीरे लिखना शुरू किया। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरुदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरुदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और क्या जानूं मैं कौन। गुरुदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। आइए पाठ सपनों के से दिन पढ़ते हैं, जिसमें लेखक गुरुदयाल सिंह ने बचपन के दिनों को सपनों के दिनों के समान या सपनों के समान ही कहा है। तो लेखक अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहते हैं, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते मतलब बुरी तरह फट जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। तरस खाना, दया दिखाना। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। पीटने लगते तो यह भी ध्यान न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। तो लेखक बचपन के दिनों में उनके साथ जो बच्चे खेलते थे उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि साथ खेलने वाले जितने बच्चे थे सभी के हाल एक से थे। सभी नंगे पैर, पैरों में जूते चप्पल नहीं, फटी मैली सी कच्ची पहने हुए होते और जो कुर्ता उन्होंने अपने शरीर पर पहना होता
उसमें कई जगह बटन नहीं होते और फटे हुए होते, साथ ही साथ सबके बाल बिखरे रहते। तो जब बच्चे खेल खेल में लकड़ी के ढेर पर चढ़ कर के नीचे की तरफ भागते तो भागते समय वे गिर पड़ते और उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लग जाती। और ऐसे गिरते पड़ते खेलते हुए बच्चों के जो फटे कुर्ते थे वो और भी बुरी तरह फट जाते। तो धूल भरे कई जगह से कटे पैर लेकर के पिंडलियों या लहू के ऊपर, खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब बच्चे अपने घर जाते तो उनकी बहनें और उनकी माताएं उन पर दया दिखाने की बजाय और भी उनकी पिटाई करती। और कईयों के पिता तो बड़े गुस्सैल थे, गुस्सैल मतलब गुस्से वाले। कईयों के पिता बहुत गुस्सैल थे और गुस्से में जब वे अपने बच्चों को पीटते तो उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि बच्चे के नाक या मुंह से खून निकलने लगा है या मारते समय उसे कहाँ चोट लग गई है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। बच्चे इतनी बुरी तरह पिटते लेकिन फिर पता नहीं खेल में ऐसा कौन सा आकर्षण था कि दूसरे दिन वे फिर से खेलने चले जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। ट्रेनिंग कहते हैं प्रशिक्षण को। और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान वह विषय जिसमें बच्चों के मन में चलने वाली बातों के विषय में बताया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इतनी बुरी तरह बच्चे पिटते लेकिन पता नहीं ऐसा क्या आकर्षण था खेल में कि वे फिर से खेलने चले जाते थे। खेल के प्रति आकर्षण उन्हें तब समझ में आया जब वे अध्यापक बनने के प्रशिक्षण हेतु गए थे और वहां पर उन्होंने बाल विज्ञान विषय पढ़ा था। और वह विषय पढ़ने के बाद ही उन्हें समझ में आया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता था कि पिटने के बाद भी वे खेलने चले जाते थे। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। तो लेखक के साथ जितने उनके मित्र साथी खेलते थे वे लेखक की तरह साधारण परिवार से ही थे। लेखक के मोहल्ले में काफी सारे परिवार ऐसे थे जो लेखक की तरह या उनके परिवार की तरह ही जो उनके आसपास के छोटे छोटे गांव थे वहां से आकर बस गए थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। उनके साथ जो बच्चे खेलते थे वो 2-3 घर ऐसे थे जो साथ की ही पास की ही एक उजड़ी सी वीरान गली में रहने वाले थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी थे पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। तो लेखक के साथ जितने बच्चे खेलते थे उनकी आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर कभी स्कूल गए ही नहीं थे और जो कभी गए भी थे उनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी और इसी कारण वे अपने बस्ते को आते समय तालाब में फेंक आए और फिर उसके बाद स्कूल नहीं गए और ना ही उनके माता पिता ने उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते थे। परचूनिये कहते हैं जो राशन का सामान बेचते हैं, राशन की दुकान वाला। आढ़तिये कहते हैं जो किसानों की फसलों को खरीदते बेचते हैं। तो यह हालत ये थी कि जो परचूनिये थे या जो आढ़तिये थे, ठीक है, ऐसे दुकान वाले भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। तो जब कभी किसी स्कूल के टीचर से, मास्टर से, अध्यापक से बात होती तो कहते कि हमने पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को कौन सा तहसीलदार बनवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियां लिखने का
लिखने लगा लेंगे। वो अध्यापक से कहते कि थोड़ा बड़ा हो जाए, तो जो पंडित घनश्याम दास हैं उनसे लंडे लंडे कहते हैं, जो बही खाता लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि, तो उनसे लंडे पढ़वाकर दुकान पर बही खाता लिखने के लिए लगा देंगे। बहिया मतलब बही खाता, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। मुनीमी मतलब दुकानदारी का हिसाब किताब। तो कहते हैं जो पंडित घनश्याम दास हैं वो 6-8 महीने में ही बच्चे को बही खाता किस तरह से लिखना है और दुकानदारी किस तरीके से करनी है, ये सभी काम सिखा देंगे। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी न सीख पाए। अलिफ बे जीम च उर्दू वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षर हैं। तो कहते हैं जो उनको जीवन में आगे करना है उसका तो वे अभी अलिफ बे जीम च मतलब उसकी तो अभी वे शुरुआत भी नहीं कर पाए। आइए अभी जितना पाठ पढ़ लिया उसके शब्दार्थ देखते हैं। परचूनिए राशन की दुकान वाला। आढ़तिए जो किसान की फसलों को खरीदते और बेचते हैं। लंडे हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि। बहिया खाता। मुनीमी दुकानदारी। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। लेखक के साथ जो उनके मित्र खेलते थे उसमें से आधे से अधिक राजस्थान या हरियाणा से आए हुए थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। तो सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग थे। जब बहुत छोटे तो थे तो वे सभी मित्र एक दूसरे की जो बोली थी, जो भाषा थी, उसे भी समझ नहीं पाते थे। उनके कुछ शब्द ऐसे होते थे जिन्हें सुनकर प्रायः हंसी आने लगती थी, परंतु जब वे खेलते तो खेलते समय वे सबकी बातों को काफी अच्छी तरह से समझ लेते थे। ठीक है, तो खेलते समय वे उनके हाव भाव को देखते हुए उनकी भाषा को, उनकी बातों को काफी अच्छी तरह से समझ जाया करते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार, लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति, एक खेड़न के दिन 4, खेड़न मतलब खेलने के, कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। धीरे धीरे खेलते कूदते कब बच्चे बड़े हो गए वो पता भी नहीं चला। लेखक कहते हैं कि ये खेलने के दिन 4 जो लोकोक्ति है, वो जो बचपन के दिन 4 हैं, ये कब बचपन के दिन बीत गए, ये सपनों के से दिन कब बीत गए, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन लेखक के साथी जितने भी थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को किसी कैद से कम ना समझता हो। और कुछ बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो अपने माँ पिताजी के साथ जैसा भी वे काम करते थे उसमें उनका हाथ बटाने लगे, अपने माँ पिताजी को सहयोग उनके काम में करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। लेखक कहते हैं कि बचपन के दिन ऐसे होते हैं जिसमें घास और अधिक हरी दिखती है, फूलों की खुशबू और ज़्यादा लुभावनी लगती है। तो ये लेखक कहते हैं ये जो शब्द हैं ये शायद उन्होंने आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक ये शब्द उन्हें याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियां कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक
भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि जब वे स्कूल के अंदर जो जो रास्ता जाता था उसकी ओर, जो अलियार के बड़े बड़े जो बड़े ढंग से कटे छटे जो झाड़ियाँ उगी हुई थीं, जिन्हें अक्सर वो लोग डंडियाँ कहकर पुकारा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसी महक आज भी वे आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। चपरासी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो लेखक कहते हैं कि उनके जो स्कूल में छोटी छोटी क्यारियां हुआ करती थीं, उसमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की सफ़ेद जो कलियां हुआ करती थीं, वो उन्हें इतनी अच्छी लगती थी, उतनी उनकी खुशबू इतनी अच्छी लगती थी, आकर्षक लगती थी कि वो चंदू चपरासी से आंख बचाकर छिपकर कभी कभार एक दो कलियां तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। ठीक है, वो जो बचपन में कलियां तोड़ते थे, उन्हें उनकी सुगंध को महसूस करते थे, वो आज भी उन्हें याद है। परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या करते थे। खुशबू उन्हें याद है, लेकिन उस कली के साथ वे क्या करते थे वो उन्हें याद नहीं। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। बकरी के मेमने, बकरी के छोटे बच्चे, चढ़ जाना मतलब खा जाना। तो लेखक को यह याद नहीं कि वो उन कलियों के साथ क्या करते थे। वो याद करते हुए कहते हैं कि शायद हम उन्हें अपनी जो कमीज पहनी होती उसकी जेब में डाल लेते होंगे, जिन्हें माँ कमीज धोते समय निकाल कर फेंक देती होगी, या वे जब स्कूल से बाहर आते होंगे तो उन कलियों को खा जाते होंगे, ये भी उन्हें याद नहीं। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। सयाना मतलब समझदार। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। बास मतलब महक, गंध। तो लेखक कहते हैं कि जब श्रेणी मतलब कक्षा, जब वे अगली कक्षा में दाखिल होते, अगली कक्षा में, नई कक्षा में जाते, तो उन्हें एक एहसास होता कि वे कुछ समझदार हो गए हैं। लेकिन उस एहसास के साथ साथ उन्हें जो उनके पास नई पुरानी पुस्तकें होती, उनमें से जाने कैसी गंध महसूस होने लगती कि उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले मास्टरों की याद आ जाती और वे उनके भय से कांपने लगते। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। लेखक कहते हैं कि जब वो पढ़ते थे, तब जब नया सत्र शुरू होता तो पहले 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, उसके बाद 1.5-2 महीनों के लिए छुट्टी हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी का फर्क था। तो लेखक कहते हैं कि अब तक जो उन्हें चीज़ अच्छी तरीके से याद है वो क्या याद है कि छुट्टियां शुरू होते ही और छुट्टियां खत्म होने के नज़दीक आने वाले दिनों में क्या फ़र्क था वह उन्हें अभी भी याद है। आइए शब्दार्थ पर नज़र डालते हैं। लोकोक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति या बात। खेडण, खेलने के। अलियार, गली की तरह लंबा सीधा रास्ता। चपरासी, श्रेणी, कक्षा। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। ननिहाल मतलब नानी का घर। तो पहले 2-3 हफ्ते तो खूब खेल कूद करते, मौज मस्ती में बीत जाते, और हर साल वे अपनी माँ के साथ नानी के घर जाते। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती।
छोटा सा पिछड़ा गांव था। पिछड़ा मतलब जहां उन्नति ना हुई हो, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो भी जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। पोते कहते हैं बेटे के बेटे को। जिस साल ननिहाल ना जा पाते, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। तो लेखक कहते हैं कि वे हर साल छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, प्यार करती। उनका ननिहाल एक छोटा सा गांव था जो काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ का तालाब मंडी जहाँ लेखक रहते थे वहाँ उसके तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक लेखक अपने नानी के गांव में जो तालाब था वहाँ नहाते और उसके बाद जब वे घर आते तो नानी से जो उनका मन करता वो मांगकर खाते। लेखक क्योंकि मंडी से आए थे तो उनके बोलने का, उनके रहने सहने का ढंग थोड़ा सा अलग था। तो नानी अक्सर अपने पोतों को लेखक की तरह बोलने और उनकी तरह बर्ताव करने के लिए कहती थी। जब लेखक कहते कि कभी किसी कारणवश वे अगर अपने नानी के गांव न जा पाते तो उनके जो मंडी जहाँ पर वे रहते थे वहाँ से कुछ बाहरी तालाब था, वहाँ जाते और वहाँ तालाब में नहाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेत के एक टीले पर जाकर लेट जाते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। ठीक है, तो तालाब के पानी से उनका शरीर गीला होता, उसमें रेत के टीले पर जब वो लेटते तो रेत बालू चिपक जाती और उसी तरह वे भागते हुए जाते और ऊंची जगह से वापस तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। गंदले मतलब मटमैले। तो जो शरीर में चिपकी रेत को तालाब के मटमैले पानी से साफ करते और फिर उसी रेत के टीले की तरफ भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम को पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। तो लेखक कहते हैं कि उनके साथ जो तालाब में कूदने वाले मित्र थे उनमें से अधिकांश को तैरना नहीं आता था, लेकिन कई बार हाथ पैर हिलाते हुए तालाब के गहरे पानी में चले जाते तो उनके मित्र भैंस के सींग या पूंछ को पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते मतलब उनका हौसला बढ़ाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। तो कई बार तालाब में कूदते समय तालाब का गंदा पानी उनके मुंह में चला जाता जिससे वे बुरी तरह खांसने लगते, परंतु किसी न किसी तरह वे तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब किताब लगाने लगते। ऐसे धीरे धीरे खेलते कूदते जैसे जैसे दिन छुट्टियां बीतने लगती तो अब वे दिन गिनने लगते कि अब स्कूल खुलने में कितने दिन रह गए हैं, और प्रत्येक दिन के साथ उनका डर बढ़ता चला जाता। वे खेलना कूदना तालाब में नहाना सब कुछ भूल जाते। अब
मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता उसका हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि उनके जो गणित के मास्टर थे वो 200 से कम सवाल कभी भी नहीं देते थे। मन में हिसाब लगाते कि यदि प्रतिदिन 10 सवाल करें तो भी 20 दिन में उनका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। ठीक है, तो लेखक जब हिसाब किताब लगाना शुरू करते तब तक छुट्टियों का 1 महीना बाकी रहता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में बीत जाते। ठीक, तो एक एक करके करके 10 दिन वे खेलकूद में और व्यतीत कर देते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लगती, स्कूल में काम न करने के कारण जो पिटाई होने वाली थी उसका डर बढ़ने लगता। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। लेकिन अब जो पिटाई का डर है उसे कम करने के लिए वे मन ही मन सोचते कि 10 सवाल ही क्यों, हम रोज अगर 15 सवाल भी करते हैं तो भी हमारा जो गृह कार्य है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां खत्म होते होते भागने लगती। तो जब वो ये हिसाब किताब लगाने लगते तब तक छुट्टियां खत्म होने वाली होती और ऐसा लग रहा है कि अब जो छुट्टियों के दिन है वो व्यतीत नहीं हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं, काफी तेज रफ्तार से गुजर रहे हैं। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। तो जैसे जैसे स्कूल खिलने के दिन नजदीक आने लगते उन लेखक के मन का जो भय था, डर था, वो बढ़ने लगता। लेखक के जो सहपाठी थे उनके साथ पढ़ने वाले लोगों में से कई बच्चे ऐसे भी थे जो छुट्टियों में दिया हुआ काम करने की बजाय जो काम न करने के कारण पिटाई होने वाली थी उसे आसान और सरल बात समझते थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ठीक है, तो लेखक जैसे जो बच्चे जो पिटाई से डरते थे, अब क्योंकि छुट्टियां खत्म होने को आ गई थी, काम नहीं किया था, तो वे भी ऐसे ही बहादुर बच्चों की तरह सोचने लगते जो पिटाई को सस्ता सौदा मानते थे। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। तो यहाँ पर इस समय में लेखक अपने सबसे बड़े नेता को अपना सबसे बड़ा नेता ओमा को मानते थे। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। लेखक अपने मित्रों में ढूंढते कि ओमा जैसा शक्ल सूरत उसकी तरह व्यवहार करने वाला कौन है, लेकिन उन्हें और कोई दूसरा लड़का ओमा की तरह नजर नहीं आता। ठीक है, ओमा की जो बातें थी, उसका व्यवहार करने का तरीका तो अलग था ही, लेकिन उसकी शक्ल सूरत कद काठी भी एकदम अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी कहते हैं मटके को, उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता, ठिगना कहते हैं नाटा, छोटे कद का, तो उसका सिर काफी बड़ा था और कद काफी छोटा था। 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। ठीक है, तो उसका जो बड़ा सा सिर था वो उसके छोटे कद वाले शरीर पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी बिल्ली के बच्चे के माथे पर बड़ा भारी सा तरबूज रख दिया गया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखें वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और अजीब लगता था। तो उसकी शक्ल सूरत काफी अजीब सी थी। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं, सिर से किया करता था। उसका सिर बहुत शक्तिशाली था, बड़ा सा था, तो वो जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो हाथ पैर से नहीं लड़ता था, सिर का प्रयोग करता था।
जब सांड की भांति फुफकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। तो जब वो गुस्से में अपने सिर को झुकाकर किसी की पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगुने जो कद काठी के शरीर वाले लड़के थे वो भी दर्द से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। ठीक है, तो बाकी बच्चे डरते थे कि कहीं लड़ाई झगड़े में या किसी की छाती की हड्डी ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर को हमने रेल बम्बा नाम रखा हुआ था। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। तो जो ओमा था उसके सिर की टक्कर को सभी बच्चे रेल बम्बा कह करके पुकारा करते थे। और ये नाम उन्होंने क्यों रखा था? क्योंकि वे कोयले से चलने वाले भाप वाला जो रेल का इंजन होता है उसकी तरह ही बड़ा और काफी भयंकर और डरावना था। आइए शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। सयाने समझदार, ननिहाल नानी का घर, पिछड़ा जो उन्नति न कर सका हो, गंदले गंदा या मटमैला, ढाढ़स धीरज दिलाना या हौसला देना, हांडी मटका, ठिगने छोटे कद का। बच्चों, आज के पाठ के अंश में हमने पढ़ा कि लेखक के जो बचपन के मित्र थे वो किस तरीके से थे और लेखक अपनी छुट्टियों को किस तरीके से व्यतीत करते थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ पाठ का ये अंश आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।